एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पैथो प्रेप क्लासेस में। यह मेरा MLT कोर्स सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और मैं इस सीरीज़ में एक के बाद एक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ाया था और मेरा आज का टॉपिक होने वाला है हीमेटोपोइसिस, बोन मैरो, डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ ब्लड एंड एरिथ्रोपोइसिस। तो मेरा नाम है जागेंद्र। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हीमेटोपोइसिस। तो हीमेटोपोइसिस का डेफिनेशन होता है हीमेटोपोइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स इन द ब्लड एंड नॉर्मली इट टेक्स प्लेसेस इन द बोन मैरो। इसका मतलब होता है जो हमारे ब्लड में 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो कि है WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों सेल्स के फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, इनके बनने की जो प्रोसेस है उसे ही हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो सेल्स है वो डिवीजन होने के बाद नवजात शिशु से लेकर मैच्योर होने तक की जो प्रक्रिया है उसे ही हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। जो हीमेटोपोइसिस है वह आप ध्यान दे रहे होंगे 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हीम, जिसका मतलब होता है ब्लड, और दूसरा शब्द है पोइसिस। तो पोइसिस शब्द का अर्थ होता है सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। किसी चीज़ के फॉर्मेशन की प्रोसेस को सिंथेसिस कहा जाता है, किसी चीज़ के बनने की प्रक्रिया को सिंथेसिस कहा जाता है। तो जिस भी वर्ड के पीछे में पोइसिस सफिक्स लगता है आपको समझ जाना है कि वह किसी चीज़ के बनने की बात कर रहा है। जैसे एरिथ्रोसाइट्स, RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट का एरिथ्रोपोइसिस, फिर से इसमें पोइसिस आ गया। तो पोइसिस का मतलब होता है बनना, तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब हुआ एरिथ्रो मीन्स रेड सेल्स और पोइसिस मतलब हो गया बनना, फॉर्मेशन, यानी कि रेड सेल्स का बनना। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हीमेटोपोइसिस, तो हीम मतलब कि ब्लड, यानी कि ब्लड में आने वाले सारे सेल्स जो कि हैं वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल्स के बनने की प्रक्रिया को हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। और सामान्यतः यह प्रक्रिया जो है वो हमारे शरीर के बोन मैरो में पूर्ण होती है। अब इसके आगे हमारे बॉडी में डिफरेंट एज ग्रुप में हमारे बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस पे जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो होता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम जैसा बना दिया है। तो इसके एक तरफ मैंने लिखा है एज ग्रुप और दूसरे साइड पे है साइट, यानी कि जगह ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ पर ये सेल्स निर्माण होते हैं। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फीटस लेस देन 2 months और 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि जब भ्रूण अपने माँ के गर्भ में होता है तब यदि उसका उम्र 2 माह या फिर अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ का 3rd वीक में है तो उस समय जो ब्लड का फॉर्मेशन है, ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वह यॉक सैक में होगा। यॉक सैक क्या होता है? यॉक सैक गर्भाशय में एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है, एक छोटा सा पाउच के जैसा संरचना होता है जिसे यॉक सैक कहा जाता है। तो उस यॉक सैक के मेसोडर्म लेयर में वह एक लेयर से ऐसे लेयर बना, उसमें यह एक पाउच जैसी संरचना होती है, पाउच के जैसी। तो यह जो लेयर है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बना होता है। तो इसमें से जो मेसोडर्म लेयर होता है उस लेयर से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जब भ्रूण 2 से 7 माह का हो जाता है उस समय जो हमारे स्टीम सेल हैं, यानी कि स्टीम सेल किसे कहा जाता है? वह सेल जो डिवाइड होकर हमारे अन्य ब्लड के सेल्स WBC, RBC और प्लेटलेट को जन्म देता है, तो उस मुख्य सेल को स्टीम सेल कहा जाता है। तो जब 2 से 7 माह का भ्रूण हो जाता है उस समय हमारे कुछ स्टीम सेल्स यॉक सैक से निकलकर लीवर और स्प्लीन में चले जाते हैं। तो फिर इस उम्र में लीवर और स्प्लीन में मुख्यतः ब्लड का निर्माण होने लगता है। इसके अलावा लीवर और स्प्लीन के अलावा कुछ मात्रा में लिम्फ नोड और थाइमस ग्लैंड में भी कुछ मात्रा में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लगभग जब भ्रूण 4 माह का हो जाता है तब बोन मैरो में बनना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 7 माह तक तो लीवर और स्प्लीन में होता है, लेकिन फिर यहाँ पे 4 माह में बोन मैरो में कैसे होगा?
तो इसका रीज़न ये है कि 2 से 7 माह का जब होता है तब मुख्यतः जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो ज़्यादा मात्रा में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर स्प्लीन में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जब वह 4 माह का होता है तब कुछ मात्रा में जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वह बोन मैरो में भी होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इस स्टेज में मुख्यतः तो लीवर और स्प्लीन में ही ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कुछ मात्रा में जो बोन मैरो है वहाँ से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बोन मैरो भी सेल का फॉर्मेशन करना चालू कर देता है। फिर चौथा पॉइंट है फुल टर्म इन्फेंट, यानी कि जब भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब मुख्य रूप से बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हेमेटोपोइसिस की प्रक्रिया है वह 2 प्रकार से पूर्ण होती है, जिसमें से पहला प्रकार है मेडुलरी हेमेटोपोइसिस और दूसरा प्रकार है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। तो मेडुलरी हेमेटोपोइसिस क्या होता है? अंडर नॉर्मल कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कैरिड आउट बाई बोन मैरो। मतलब सामान्य परिस्थितियों में सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो ब्लड सेल के प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वह बोन मैरो में पूर्ण होती है। इसी प्रक्रिया को ही मेडुलरी हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। तथा इसमें दूसरा प्रकार है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। वाइल इन द फीटस अंटिल द बोन मैरो इज मैच्योर्ड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज कैरिड आउट बाय लिवर एंड स्प्लीन। मतलब जब भ्रूण अपनी माँ गर्भाशय में होता है, जब उसका बोन मैरो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ रहता है, तब तक जो ब्लड की प्रोडक्शन है, जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन है वह लीवर और स्प्लीन में ही मुख्यतः होता है। तो इस स्टेज को एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है? अब तक हमने पढ़ा है कि बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बोन मैरो होता क्या है? तो बोन मैरो का डेफिनेशन है बोन मैरो इज द सॉफ्ट स्पॉन्जी जिलेटिनस टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन। इट कंटेन्स फैट सेल्स एंड द स्टेम सेल्स। यानी कि बोन मैरो एक सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी जिलेटिनस टिश्यू होता है जो कि हमारे बोन्स के सेंटर में, जिसे मेडुलरी कैविटी कहा जाता है, में प्रेजेंट होता है और इसमें ज़्यादातर फैट सेल्स और रेड और स्टीम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? आपको डायग्राम से बताता हूँ मैं। जैसे यह एक बोन है, यह एक बोन है, तो इस पोर्शन को कहा जाता है मेडुलरी कैविटी। तो इस पोर्शन में बोन मैरो, इस अंदर के पूरे पोर्शन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और इस हिस्से को कहा जाता है साफ्ट ऑफ द बोन्स एंड दिस पार्ट इज नोन एज proximal एंड ऑफ बोन्स। इसकी जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी। तो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी जिलेटिनस टिश्यू विच इज फाउंड इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन्स एंड इट कंटेन्स फैट सेल्स एंड स्टीम सेल्स। तो हमारे जो बोन मैरो है वो 2 टाइप का होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है, जो पहला टाइप है वो है रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ हेमेटोपोइटिक टिश्यू और स्टीम सेल्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव बोन मैरो। यानी कि रेड बोन मैरो में मुख्यतः हेमेटोपोइटिक टिश्यू या फिर स्टीम सेल पाया जाता है। स्टीम सेल ही मैंने आपको बताया कि स्टीम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो आपस में डिवाइड होकर हमारे ब्लड के डिफरेंट सेल्स का निर्माण करते हैं, उनको जन्म देते हैं। तो रेड बोन मैरो में वही स्टीम सेल्स पाए जाते हैं और इसी रेड बोन मैरो को ही एक्टिव टिश्यू कहा जाता है, एक्टिव मैरो कहा जाता है। दूसरा प्रकार है येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो में मुख्यतः फैट सेल्स पाए जाते हैं और इसके फैट सेल्स प्रेजेंट होने के कारण ही यह इसका कलर जो है वो येलो कलर का दिखाई देता है। तो आपको मैं बता देता हूँ डायग्राम से कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों पाए जाते हैं।
यह एक बोन है, तो इसके जब नॉर्मल हेल्दी पर्सन जब वो अपने एडल्ट फेज में चला जाता है तो उसका जो सेंटर का जो बोन के जो बीच का एरिया होता है, इस सेक्शन में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इस हिस्से में येलो बोन मैरो पाया जाता है, इसे कहा जाता है शाफ्ट ऑफ द बोन्स। और जो रेड बोन मैरो होता है वो बोन के इस हिस्से में पाया जाता है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन्स। मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ। इसके अलावा और भी बोन्स है जहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो साइट वेयर रेड बोन मैरो इज फाउंड। कहाँ कहाँ पर रेड बोन मैरो पाए जाते हैं हमारे शरीर में? तो फ्लैट बोन्स लाइक स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्री, पेल्विक बोन्स, जिसे हिप बोन भी कहा जाता है, स्कल यानी कि फेशियल बोन्स। इतनी जगह पर हमारे रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। और जो येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो है वो केवल शाफ्ट ऑफ द बोन्स, जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनका सेंटर का पार्ट, इसे शाफ्ट कहा जाता है। सेंटर के पार्ट में येलो बोन मैरो पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए। जब बच्चा अपने अर्ली एज में होता है या फिर अपने चाइल्डहुड एज में होता है तब उसका जो 100% बोन मैरो होता है वो रेड बोन मैरो होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है, उसके उम्र के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जो हमारे रेड बोन मैरो हैं वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे बॉडी को किसी भी कंडीशन में एक्सट्रीम ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है या एक्सट्रीम ब्लड की ज़रूरत होती है तो उस कंडीशन में जो येलो बोन मैरो है वो वापस से रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी ब्लड का प्रोडक्शन किया जा सके। और साथ ही साथ जो हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड ये भी कुछ मात्रा में ब्लड का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि हाइपोक्सिया मीन्स जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं यानी कि अधिक ऊंचाइयों पे जाते हैं तो ऊंचाई में जाने के कारण हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई में जाने के कारण ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब एल्टीट्यूड हाई होता है तो ऑक्सीजन का लेवल नीचे हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाने के कारण हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का डिलीवर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण ब्लड का प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी को ये फील होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसे ऑक्सीजन और चाहिए। तो उस केस में हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के विशेष स्थितियों में
जो स्प्लीन है, लीवर है और जो हमारे येलो बोन मैरो है वो भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर ब्लड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा एक्सट्रीम केस हो सकता है, सपोज एक्सीडेंटल केसेस या सर्जरी। इस प्रकार के केसेस में जब ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा और तुरंत ब्लड की आवश्यकता होती है। तब इस प्रकार की स्थिति में हमारे अन्य ऑर्गन्स ब्लड का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ब्लड सेल, जिसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपके सामने। तो हमारे जो ब्लड सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। इस स्टेज में हमारा सबसे पहला सेल होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव सेल होता है ना। मोस्ट प्रिमिटिव सेल, इसका मतलब होता है मोस्ट प्रिमिटिव सेल, इसका मतलब होता है एक ऐसा सेल, सबसे पहला एक ऐसा सेल जो डिवाइड होकर या नए सेल्स को जन्म देकर नीचे की सीरीज के सेल्स को जन्म देता है। यानी कि यह सेल, इसी सेल के द्वारा ही हमारे पूरे ब्लड सेल्स जन्म लेते हैं। यही आपस में डिवाइड करता है और नए सेल्स को भी जन्म देता है, जिसके द्वारा हमारे ब्लड सेल्स के सारे कोशिकाएं, सारे के सारे सेल्स जन्म लेते हैं। इसलिए इसे मोस्ट प्रिमिटिव यानी कि पहला सेल कहा जाता है। जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है इसे PHSCS से दर्शाया जाता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को शॉर्ट में PHSCS से दर्शाया जाता है। और ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, एक्सट्रीमली रेयर सेल्स होते हैं। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स दो हिस्सों में जाकर डिवाइड होते हैं, जिसमें से इसका जो एक सेल होता है वो माइलॉइड सीरीज के लिए कमिट हो जाता है, अर्थात माइलॉइड सीरीज के जो सेल्स हैं उनको जन्म देने के लिए कमिट हो जाता है। और इसी में ही कुछ सेल लिम्फॉइड सीरीज के सेल्स को जन्म देने के लिए कमिट हो जाते हैं। इसी कारण इसे कमिटेड माइलॉइड सीरीज कहा जाता है और इसे कमिटेड लिम्फॉइड सीरीज या फिर कमिटेड लिम्फोसाइटिक सीरीज भी कहा जाता है। ये एक सेल ही डिवाइड होकर दो अलग अलग ब्रांचेस को जन्म देते हैं। अब कमिटेड माइलॉइड सीरीज के जो सेल हैं वो आगे जाकर जन्म देता है प्रोजेनेटर सेल्स को, और जो प्रोजेनेटर सेल है आगे 5 अलग अलग शाखाओं को जन्म देता है, जिसमें से एक शाखा में से एरिथ्रोसाइट यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जन्म लेती हैं। दूसरी शाखा से बेसोफिल, एक प्रकार का WBC है, वो जन्म लेता है। तीसरी शाखा से इओसिनोफिल जो कि एक प्रकार का WBC है, वो जन्म लेता है। और चौथा में प्लेटलेट जन्म लेता है। पांचवें भाग में CFUGM, इसका मतलब होता है C से कॉलोनी, F से फॉर्मिंग, U से यूनिट, G से ग्रेन्युलोसाइट एंड M से मोनोसाइट। CFUGM इसका फुल फॉर्म होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट। तो इस सेल के द्वारा दो अलग अलग सेल का जन्म होता है, जिसमें से पहला सेल है न्यूट्रोफिल और दूसरा सेल है मोनोसाइट। दोनों एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग शाखा के हैं। इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, जैसे ग्रेन्युलोसाइट यानी कि जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने 3 सेल्स बताए थे, है ना। बेसोफिल, इओसिनोफिल और जो थर्ड था वो था न्यूट्रोफिल। तो ये जो G है ग्रेन्युलोसाइट वो स्टैंड करता है न्यूट्रोफिल के लिए, और M मतलब होता है मोनोसाइट, इसलिए इसे CFUGM कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट का नाम दिया जाता है। और जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की जो दूसरी शाखा है कमिटेड लिम्फॉइड सीरीज या फिर लिम्फोसाइटिक सीरीज, यह 3 प्रकार के सेल्स को जन्म देती है, जिसमें से पहला है T लिम्फोसाइट, दूसरा है नेचुरल किलर सेल और तीसरा है B लिम्फोसाइट। इसमें से जो T लिम्फोसाइट है वह थाइमस में प्रोड्यूस होता है, थाइमस में जन्म लेता है, और जो B लिम्फोसाइट है और नेचुरल किलर सेल है ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। इन तीनों सेल्स को ही एक साथ लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स
कहा जाता है, जो कि WBC का ही एक प्रकार है। WBC में एक ग्रेनुलोसाइट का एक प्रकार होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, सफिक्स मीनिंग का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी किसी चीज़ का बनना, और एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड। तो एरिथ्रोपोइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नॉन एज एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाओं के प्रोडक्शन की प्रक्रिया को ही एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। तो अब हम जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। तो इट इज अ सर्कुलर बाइकॉन्केव शेप्ड सेल विच लैक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि ये एक सर्कुलर यानी कि गोलाकार बाइकॉन्केव शेप्ड एक सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है। मतलब अगर आप रेड ब्लड सेल्स को ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कुलर नज़र आता है, लेकिन इन्हें साइड से देखने पर, किनारे से देखने पर ये लगभग ऐसी संरचना में होते हैं, और इस आकृति को ही बाइकॉन्केव शेप्ड कहा जाता है। बाइकॉन्केव शेप्ड कहा जाता है। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 7.5 माइक्रोन एंड थिकनेस अबाउट 2.5 माइक्रोन, यानी कि जो रेड ब्लड सेल का जो मोटाई जो टोटल जो इसका डायमीटर होता है वह लगभग 7.5 माइक्रोन का होता है, और जो इसकी मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है रेड ब्लड सेल्स की, वो लगभग 2 माइक्रोन होती है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और ये हीमोग्लोबिन ही हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और साथ ही साथ हमारे रेड ब्लड सेल्स के लाल कलर में दिखने के लिए भी हीमोग्लोबिन ही जिम्मेदार होते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से ही, आयरन की उपस्थिति की वजह से ही, जो अदर दो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं WBC और प्लेटलेट, उनकी तुलना में ये सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं। ओके, अब मैं आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आप नोट कर लेंगे। जो रेड ब्लड सेल के बारे में मैंने बताया था कि ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। तो जो इनका ये जो गुण होता है बाइकॉन्केव शेप का, इसके कारण जो ऑक्सीजन है उसे सरफेस एरिया ज़्यादा मिल पाता है, क्योंकि अगर ये ऐसे सीधा होगा तो इसका जो ये एरिया है वो कम होगा, लेकिन इसका ये ऐसा चपटा होने के कारण, बाइकॉन्केव शेप्ड हो जाने के कारण जो ऑक्सीजन है उसे डिफ्यूज़ होने के लिए ज़्यादा जगह मिलता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पाता है। लेकिन इनके इस चपटे हो जाने के स्थिति को ही कहा जाता है स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस मतलब जब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो चपटे हो जाते हैं, इनका ये बाइकॉन्केव होने का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है, तो इस कंडीशन को ही स्फेरोसाइटोसिस कहा जाता है। और स्फेरोसाइटोसिस की स्थिति में जो ऑक्सीजन डिलीवरी की मात्रा है वो कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आरबीसीज के बारे में। जो आरबीसीज का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सपोज ये आरबीसी है, तो ये जो उसका सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। चौथा पॉइंट, आरबीसीज में आरबीसीज लैक्स न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया
एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, मैं आपको डेफिनेशन में बताया था इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें भी इसमें अनुपस्थित होती हैं। पांचवा पॉइंट, जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है, आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वह लगभग 120 दिन या फिर 90 से 120 दिन का होता है। यानी कि जो इनकी ज़िंदगी होती है वह केवल 120 दिन या फिर 90 से 120 दिन की होती है। छठवां पॉइंट, जब आरबीसीज खत्म होने वाले होते हैं तो आरबीसीज रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में जाकर खत्म होते हैं। एक जगह होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, इस जगह पर जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं और इनके डिस्ट्रक्शन के पश्चात जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो आरबीसी फटेगा और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर आएगा और धीरे धीरे जब हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके अंदर उपस्थित आयरन रिलीज होते हैं और ये आयरन बाहर ना जाकर हीमोसाइड्रिन एंड फेरिटिन HEMOSIDERIN एंड FERRITIN, हीमोसाइड्रिन एंड फेरिन, इस रूप में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में ही रह जाते हैं। यानी कि जो निकलने वाले आयरन है वो हीमोसाइड्रिन और फेरिटिन के फॉर्म में बदलकर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में ही स्टोर रहते हैं। और जब भी हमारे बॉडी को पुनः ब्लड की आवश्यकता होती है, जब भी आरबीसी बनाने की ज़रूरत होती है, तो वह इन्हीं जगह से आयरन को लेकर उसे पुनः आरबीसी के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। यानी कि जो हमारे आरबीसीज हैं वो बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं और उन सभी स्टेजेस के नाम हैं और उनका एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है। तो उसके लिए मैंने एक कॉलम बना लिया है आपके लिए, जिसमें पहला स्टेज में सेल का नाम रहेगा, दूसरे कॉलम में डायमीटर है, उस सेल की जो डायमीटर है वो कितनी होगी, और तीसरे कॉलम में है न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस से क्या क्या फीचर्स हैं, और चौथा है साइटोप्लाज्म, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या फीचर्स आएंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या फिर प्रो नॉर्मोब्लास्ट। हमारा पहला स्टेज का नाम होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या फिर प्रो नॉर्मोब्लास्ट। इस स्टेज में जो हमारा आरबीसी के जिस सेल का साइज होता है, डायमीटर होता है, वो लगभग 15 से 20 माइक्रोन होता है और जो इसका न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है, बिग न्यूक्लियस एंड स्ट्रांगली बेसोफिलिक होता है। ये बस नेचर में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बेसोफिलिक होता है। और जो इसका साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही स्कैंटी यानी कि बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है और इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। स्कैंटी का मतलब है, यह मान लीजिए हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज है, तो इसमें जो इतने भाग में सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिग, तो ये इतने भाग में सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इतने कम हिस्से में ही बस साइटोप्लाज्म है वो उपस्थित होता है और इसके साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन इस स्टेज में उपस्थित नहीं होता। अब हमारा दूसरा स्टेज है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या फिर इसी को कहा जाता है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। इस स्टेज में जो हमारे सेल का जो डायमीटर होता है लगभग 13 से 17 डायमीटर होता है और इस स्टेज में 13 से पहले स्टेज में था लगभग 15 से 20 माइक्रोमीटर और अभी है लगभग 13 से 17, यानी कि जो अब सेल का साइज है वो छोटा होता जा रहा है। साथ ही साथ
जो हमारा न्यूक्लियस है वह भी अब पहले की तुलना में थोड़ा छोटा होने लगता है। साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है अब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। ये कैसे होता है? ये सेल है, अब इसका आकार तो छोटा हो गया, पहले था लगभग 15 से 20, अब हो गया है 13 से 17, थोड़ा छोटा हो चुका है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस का आकार भी अब छोटा हो गया है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो ऑटोमेटिक पहले की तुलना में अब बढ़ चुका है। ओके, अब आरबीसी के डेवलपमेंट का तीसरा स्टेज है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट या फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इस कंडीशन में जो सेल का डायमीटर है वो पहले से और छोटा हो जाता है, लगभग 11 से 15 माइक्रोन, और अब जो उसका न्यूक्लियस है वह भी पहले की तुलना में और छोटा हो चुका होता है। लेकिन जो इसका साइटोप्लाज्म है वो अब हो जाता है पॉलीक्रोमेटोफिलिक। पॉलीक्रोमेटोफिलिक मतलब कि अब उसका जो साइटोप्लाज्म है वह स्टैन करने पर अलग अलग रंगों में अलग अलग कलर, यानी बहुत से कलर उसमें कुछ कुछ कलर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आरबीसी के डेवलपमेंट के कौन सी स्टेज में सबसे पहले हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। तो इसका आंसर है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट या फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इस स्टेज में सबसे पहले हीमोग्लोबिन का अपीयरेंस होता है। ओके, एरिथ्रोब्लास्ट के डेवलपमेंट की स्टेज में टोटल 6 स्टेजेस हैं, जिसे मैंने 3 बता दिया है। अब 3 मैं आगे बताऊंगा फिर से लिखकर। तो एरिथ्रोसाइट्स का चौथा डेवलपमेंट स्टेज है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। इसी को कहा जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट को ही लेट नॉर्मोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो सेल का डायमीटर है वो घटकर सिर्फ 8 से 10 माइक्रोन ही रह जाता है। न्यूक्लियस, अब इसमें इस स्टेज में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो चुका होता है। इस स्टेज में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा हो चुका होता है और इसके साइटोप्लाज्म अब यह बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा एरिया दिख रहा है। अब ये इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत बड़ा और इओसिनोफिलिक हो चुका होता है, और साथ ही साथ इसमें जो हीमोग्लोबिन है वह भी लार्ज प्रोपोर्शन में अवेलेबल होता है। अगला स्टेज है 5वां स्टेज रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, इसका जो डायमीटर है वो 7.5 से 8 माइक्रोन होता है, और यह वह स्टेज है जहाँ पे न्यूक्लियस टोटल एब्सेंट हो चुका होता है। मैंने आपको बताया था आरबीसी के बारे में, आरबीसी का डेफिनेशन बताया टाइम कि आरबीसी में न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो वह रेटिकुलोसाइट पहला स्टेज है जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरह से एब्सेंट हो चुका होता है। साथ ही साथ यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसी स्टेज में जो आरएनए है वो सबसे पहली बार अपीयर होता है। रेटिकुलोसाइट में सबसे पहली बार न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, और साथ ही साथ इसी स्टेज में आरबीसी के साइटोप्लाज्म में आरएनए उपस्थित होने लगता है, यानी कि आरएनए सबसे पहले रेटिकुलोसाइट में ही दिखाई देता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए इसको। फिर जो लास्ट स्टेज है, छठवां और लास्ट स्टेज, वो है मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। इसका जो डायमीटर होता है मैंने आपको जैसा बताया था 5.5 माइक्रोन। इसमें भी न्यूक्लियस का भाव होगा, और अब इसमें हीमोग्लोबिन लार्ज प्रोपोर्शन में, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होगी, और अब यह पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है पेरिफेरल सर्कुलेशन में रिलीज होने के लिए। जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पेरिफेरल सर्कुलेशन में, यानी कि हमारे बॉडी में तभी रिलीज किए जाते हैं जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही था दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, पर यदि आपको कहीं पर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा अगला वीडियो लेक्चर होने वाला है थ्रोम्बोपोएसिस और ल्यूकोपोएसिस के ऊपर। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।